Hi, scared. Scared is what you are feeling, and brave. Brave is what you are doing. Today is 13th of July 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. विच इज द टॉप स्टेट ऑफ इंडिया इन प्रोडक्शन ऑफ कोल? तो वो आंसर है 2020-21 में छत्तीसगढ़. ऑल्दो झारखंड के पास सबसे बड़े रिजर्व्स हैं, बट प्रोडक्शन में इस बार छत्तीसगढ़ ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? द आंसर इज जिनीवा, स्विट्जरलैंड. ऑपरेशन खुकरी ऑथर किया है मेजर जनरल पुनिया ने एंड हिज डॉटर दामिनी पुनिया. हेडक्वार्टर ऑफ फिच रेटिंग्स सिचुएटेड है न्यूयॉर्क, यूएसए में. ग्रैंड इथियोपियन रेनासांस डैम लोकेटेड है ब्लू नाइल, इथियोपिया. वाल्मीकि नेशनल पार्क अभी न्यूज में है. दिस इज द ओनली नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल है पंचमुली लेक जो अभी काफी न्यूज में है. दिस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? टियांगोंग इज द फ्लैगशिप स्पेस स्टेशन ऑफ विच कंट्री? इंडिया ने ज्वाइन किया था अभी OECD G20 का इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस दिस BEPS. आपको बताना है BEPS का फुल फॉर्म क्या है. ओके, 15% जो टैक्सेशन की बात थी. गवर्नमेंट हैज मर्ज्ड द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज विद विच मिनिस्ट्री? व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड? अभी हाल ही में हुआ है. एंड व्हाट इज द थीम फॉर दिस ईयर? इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है रेटिफाई करना. रेटिफाई करना मतलब आपने उसको फॉर्मल कंसेंट दे दिया है, साइन किया है किसी ट्रीटी का, कॉन्ट्रैक्ट का, अग्रीमेंट का, और वो ऑफिशियली वैलिड हो गया है. इंट्रासिजेंट का मतलब होता है अनविलिंग है, रिफ्यूजिंग है टू चेंज वंस व्यूज, मतलब अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, इनफ्लेक्सिबल है. हॉकिश, हॉकिश पॉलिसी मतलब एग्रेसिव, वॉर लाइक पॉलिसी, स्पेशली फॉरेन अफेयर्स में. फोर्टिफाई करना, जैसे फूड फोर्टिफिकेशन होता है, फोर्टिफाई करना मतलब स्ट्रेंथन करना, सिक्योर करना. राइफ, राइफ मतलब वो कॉमन अक्रेंस है, सब जगह फैला हुआ है, वाइड स्प्रेड है. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं. आज हम देखेंगे नेचर्स फ्यूरी, रेन एंड क्लाउड बर्स्ट के बारे में जानेंगे. डिफरेंट टाइप ऑफ रेनफॉल. देन दिस इज नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया गया है. दिस इज इन्फ्लेशन का डेटा. 6% के आसपास फिर से होवर हो रही है इन्फ्लेशन. Thousands of Cubans rally against government. Where is Cuba? This is the map of Cuba. Then this is about medical plants at home. राजस्थान गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है घर घर औषधि स्कीम. मलेरिया कैंप्स त्रिपुरा में काफ़ी लग रहे हैं बिकॉज मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं. दिस इज बिहार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. लाइटनिंग स्ट्राइक इन जयपुर. दिस इज रेड सैंडर्स. इस ट्री का बहुत स्मगलिंग होता है और यूपीएससी में भी कई बार इस पे बेस्ड सवाल आए हैं. दिस इज द पावर ऑफ स्क्रूटिनी. कोर्ट का जो डिसीजन अभी आया है दिल्ली विधानसभा. टाई एट द टॉप. आज हम बात करेंगे जोकोविक एंड विंबलडन. प्रायोरिटाइजिंग स्कूल रीओपनिंग ऑन द रोड टू रिकवरी. चैलेंजेस क्या है, और ये बात है डिक्लाइन ऑफ यूएस पावर. Then this is Ethiopia, Tigray rebel, Afghanistan situation. Our external affair minister के statement. This is IMA का अर्ज किया है सेंटर को कि कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं. दिस इज नीट. दिस इज फ्रीडम फाइटर का रिकॉर्ड डिजिटाइज हो. यूएस जनरल इन अफगानिस्तान ने रेलिंक्विश कर दिया पोस्ट को. दिस इज अबाउट लॉर्ड जगन्नाथ चैरियट का प्रोसेशन इन पुरी रथ यात्रा. वाइल्ड फायर रेजेस इन यूएस एंड कनाडा. लिक्विडिटी का इशू है और तालिबान 2.0 से कैसे डील करें वर्ड इस पे डिस्कशन कर रहा है. व्हाट आर दीज आर सीड बॉम्ब्स. और इसके कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे एलिफेंट. एलिफेंट क्या है. Then this is CSET solution and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. फर्स्ट न्यूज है अबाउट नेचर्स फ्यूरी. नेचर्स फ्यूरी. सी,
कॉट अनअवेयर्स मतलब फिर से नेचर का दिस फ्यूरी आया और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो दो चीज होती है, एक होता है हैजार्ड्स और दूसरे होते हैं डिजास्टर। हैजार्ड्स जो होते हैं इसका मैपिंग करना ज़रूरी है, आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है, और जो खतरा है डिज़ास्टर का उसका मिटिगेशन करना ज़रूरी है। सो हमें पता है हिमालयन स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर और इधर नॉर्थ ईस्ट, ये जो स्टेट्स है ना ये प्रोन है नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए। यहाँ पे लैंडस्लाइड्स ज़्यादा होता है, यहाँ पे वाटर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, अभी जैसे उत्तराखंड में डिज़ास्टर हमने देखा था। तो द पॉइंट इज, ये जो हिमालय है जोग्राफिकली दे आर यंग फोल्ड माउंटेन, और बिकॉज हिमालय है एक एज अ बैरियर भी काम कर रहा है, तो यहाँ पे वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड दीज डिजास्टर्स बहुत कॉमन है। तो ये जो डिजास्टर हुआ, ये डिजास्टर हुआ क्लाउड बर्स्ट का। इससे पहले भी जम्मू एंड कश्मीर में हमने क्लाउड बर्स्ट डिजास्टर देखा था। तो व्हाट इज दिस क्लाउड बर्स्ट? क्लाउड क्या होता है? क्लाउड होता है पानी का एवापोरेशन होके ऐसे ऊपर बादल बनते हैं। ये बादल के अलग अलग फॉर्म्स भी हो सकते हैं, सीरस है, स्ट्रेटस है। निम्बस का मतलब होता है पानी। तो जिन बादलों में बहुत पानी है वो कहलाते हैं निम्बस। सफिक्स प्रीफिक्स निम्बस लगेगा वहां पे, ओके। जैसे क्यूमुलो निम्बस होता है, तो निम्बस मतलब पानी। तो जो रेन जिन बादलों से होती है उसको बोलते हैं निम्बस। रेन, रेन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होता है। जब एयर नीचे रहती है तो वो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, ऊपर बढ़ती है एयर, अपड्राफ्ट होता है, तो उसका जो हीट है, हीट लॉस होगा, ठंडा होगा, ठंडा होगा बादल, तो वहां पर क्या होगा? वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो वो उस पानी को ड्रॉप कर देगा। तो वो फिर कहलाता है रेन, स्लीट या फिर हेल, इस टाइप से अलग डिफरेंट फॉर्म्स बन सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रेन। ये रेन हो रहा है ऐसे लिक्विड फॉर्म में, नीचे पानी गिर रहा है, पानी की बूंदे, दिस इज रेन। अब अगर यही रेन कॉन्सेंट्रेट हो जाए एक छोटे से एरिया में और बहुत तेजी से उस जगह पे पानी गिरे, तो इसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड फूट गया है एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर जोन में। अमाउंट ऑफ वाटर दैट पोर्स डाउन ऑन द अर्थ ह्यूज होता है। तो जैसे रेन में तो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लाउड बर्स्ट में केवल इसी एरिया में कुछ ही घंटों में बहुत बारिश हो जाएगी, दैट इज क्लाउड बर्स्ट। तो इसकी अलग अलग डेफिनेशन है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही है एक घंटे में, और वो किसी स्मॉल कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में हो रही है, जैसे यहाँ पे 20 से 80 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऐसे, तो उस इवेंट को बोलेंगे हम क्लाउड बर्स्ट। तो सी, क्लाउड बर्स्ट भी एक नेचुरल फिनोमिनन है। पानी आ रहा है और पानी फिर अगर बह भी जाए, निकासी हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इनकमिंग रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो गया आउटगोइंग ड्रेनेज से, जैसा कि हिमालय में हम देखते हैं, हिमालयन स्टेट में कई बार ड्रेनेज इतना क्विक हो नहीं पाता बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन एनक्रोचमेंट, मैन मेड बिल्डिंग्स वगैरह बना ली है। तो इससे क्या होता है? वाटर से फ्लडिंग आ जाती है, इससे फ्लैश फ्लड आता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, हाउस टूट जाते हैं, डिसलोकेशन ऑफ ट्रैफिक होता है, और ह्यूमन कैजुअलिटी भी होती है लार्ज स्केल में। तो टोपोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि स्टीप हिल्स है, ऐसे ढलान बहुत होती है हिमालयन स्टेट में, और फॉर्मेशन वो फेवर करता है क्लाउड्स इन द माउंटेनियस रीजन्स। इसका एक और थ्योरी है ओरोग्राफिक रेनफॉल। जैसे ये है ना, अगर अचानक से ऐसे स्टीप स्लोप है, हाइट है, तो बादल आ रहा है, अचानक से बैरियर हुआ, तो बादल को बैरियर क्रॉस करने के लिए ऐसे ऊपर उठना पड़ेगा। ऊपर उठेगा तो अगेन टेम्परेचर कम होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा तो कंडेंसेशन हो जाएगा, वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम होगी और वो पानी को ड्रॉप कर देगा। तो दिस इज ओरोग्राफी। ओरो मतलब माउंटेन, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल के कारण जो हिमालयन स्टेट्स है, यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट जैसी चीजें भी ज्यादा देखने को मिलती है। डिवास्टेशन होता है, यहाँ पे वाटर फ्लो करेगा स्टीप पे, तो बहुत तेजी से पानी आएगा, पानी का वेग बढ़ता ही जाएगा बिकॉज स्लोप बहुत ज़्यादा है, और बहुत प्रेशर से पानी आता है, वो सब डैमेज कर देता है। तो डेब्री आएगा, बोल्डर्स आएगा, ट्रीज उखड़ जाएंगे, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसीलिए जब क्लाउड बर्स्ट हिमालयन रीजन में होता है तो इससे डिस्ट्रक्शन बहुत होता है। तभी तो हमने ये जो हिमालय के स्टेट्स हैं इनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, बिकॉज जोग्राफिकली ये बड़े चैलेंज्ड है। यहाँ जोग्राफी बहुत चैलेंजिंग जोग्राफी है, यहाँ पे ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेटलमेंट कराना। तो दिस इज द थिंग। अब इसको हम प्रेडिक्ट कैसे करें? तो प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है।
हम यूजुअली डॉपलर वेदर रडार और सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू पता लगाते हैं कि कहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, कहाँ पर अचानक बादल बनने की पॉसिबिलिटी है, क्लाउड बर्स्ट होने की पॉसिबिलिटी है। वी ट्राई, बट इसमें बहुत ज़्यादा लीड टाइम नहीं मिलता है, कुछ ही घंटों का लीड टाइम मिलता है कि हम वार्निंग दे पाएँ कि चलो यहाँ पर दिस बारिश ज़्यादा के चांसेस हैं और क्लाउड बर्स्ट होने वाला है। तो द पॉइंट इज ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, लीड टाइम नहीं मिलता है। अब जैसे हमने देखा ना, तो ये फर्स्ट केस है ओरोग्राफिक रेनफॉल का। ओरोग्राफिक जैसे ये रेन शेडो जोन हो गया, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में हम देखते हैं विदर्भ रेन शेडो जोन में आ जाता है। तो दिस इज ओरोग्राफिक रेनफॉल, वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पे। दूसरा होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये नॉर्मल रेनफॉल है, हीट आएगा, पानी गर्म होगा, ऊपर की तरफ वेपर्स बढ़ेंगे, क्लाउड फॉर्म होंगे, ऊपर जाके ठंडा होगा, बारिश करा देगा। फ्रंटल रेनफॉल होता है जब कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट का ऐसे आमना सामना होता है। तो इससे जो वार्म फ्रंट है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इस पे भी डिपेंड करता है कि कोल्ड फ्रंट मतलब कोल्ड एग्रेसर है, कोल्ड ने वार्म की तरफ ऐसे असॉल्ट किया है। वार्म फ्रंट मतलब वार्म फ्रंट एग्रेसर है, उसने कोल्ड फ्रंट में एनक्रोचमेंट किया है। तो द पॉइंट इज, इससे भी हवा ऊपर आती है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। तो ये प्राइमरली 3 टाइप ऑफ दिस रेनफॉल सिस्टम हो सकते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफी बिहाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ड्रॉ डायग्राम्स एज वेल। ज्योग्राफी, अब यहाँ पे फोकस क्या है, ज्योग्राफी। जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, तो आपको फोकस ज्यादा करना है उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज पे। अभी यहाँ ज्योग्राफी लिखिए, आप इंग्लिश नहीं लिखना है यहाँ पे, राइट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी लिखने का मतलब ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजीज यूज करिए, ज्योग्राफी टाइप सेंटेंसेस बनाइए, ज्योग्राफी से रिलेटेड फैक्ट्स जो है ना इसमें रेनफॉल वगैरह के। तो ट्राई टू राइट ज्योग्राफी, इंग्लिश नहीं लिखना है, ज्योग्राफी लिखिए। बिहाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल एंड ड्रॉ डायग्राम्स एज वेल। और डायग्राम्स के बिना तो ज्योग्राफी होती नहीं है, सो ड्रॉ डायग्राम्स। इस टाइप के सिंपल स्केच भी आप बना सकते हैं ना क्विकली, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। जैसे ये डायग्राम बनाना कितना आसान है, 1 मिनट में ये डायग्राम बन जाएगा। तो इस टाइप से डायग्राम्स बनाना कोशिश करिए ज्योग्राफी में। सी, एक और बात होती है, जैसे पेपर आप अटेम्प्ट करते हो, GS1 का पेपर है, कई बार जो सवाल होते हैं ना वो बड़े वेग टाइप लगते हैं, पर उसमें हमें समझना है कि ये सवाल किस पार्ट ऑफ पेपर में पूछा है। जैसे 20 सवाल है, तो शुरुआत यूजुअली GS1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी हिस्ट्री से होती है। हिस्ट्री में भी वर्ल्ड हिस्ट्री पूछेंगे या फिर ऐसा कुछ हिस्ट्री का सेक्शन होता है, आर्ट कल्चर। फिर जो दूसरा सेक्शन होता है वो से सोशोलॉजी का होता है। फिर जो थर्ड सेक्शन होता है वो ज्योग्राफी का होता है। तो पेपर अगर से 20 के आसपास पूछा गया है, मतलब टुवर्ड्स द एंड पूछा है, तो आप फिगर आउट कर सकते हो वेग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी कि ये सवाल ज्योग्राफी का है। तो वहां पे आप ज्योग्राफी की लैंग्वेज लिखो, सोशोलॉजी और हिस्ट्री टाइप बातें नहीं लिखनी है, वहां पे आप ज्योग्राफी को ज्यादा फोकस करो। तो दिस इज ऑल्सो वन ट्रिक टू स्कोर बेटर इन मेंस। ओके, नाउ सिमिलरली आप GS2 में, जैसे कुछ सवाल ऐसे होते हैं GS2 में है बट वहाँ पे कुछ ज्योग्राफी जैसी चीज़ लिखी हुई है, बट आपको वहाँ ज्योग्राफी नहीं लिखना है, बिकॉज वो GS पेपर 2 में से इंटरनेशनल रिलेशंस का एक सवाल आया और वहाँ ज्योग्राफी का एक टर्म आ गया। तो आप वहाँ ज्योग्राफी लिखने नहीं बैठ जाओगे, वो प्राइमरी सवाल है इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो आपको वहाँ पे IR ज़्यादा लिखना है। ओके, सिमिलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वहाँ कुछ ज्योग्राफी रिलेटेड आया तो राइट ज्योग्राफी, राइट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, एथिक्स में आया तो आप एथिक्स के बारे में लिखो। दिस इज द वे कि जिस पेपर में और जिस सेक्शन से आ रहा है ना, वो आइडेंटिफाई आप करो। और उसके लिए आपको सिलेबस टिप्स पे याद होना चाहिए। सिलेबस का आई हैव मेड वन वीडियो, गो थ्रू दैट वीडियो, अंडरस्टैंड द सिलेबस। सिलेबस अंडरस्टैंड होगा तो आप बेटर फ्रेम कर पाओगे अपने आंसर्स। ओके, तो सिलेबस सबको टिप्स पे याद होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट नेचर्स फ्यूरी कॉट अनअवेयर्स। ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं ओली, दिस हटा दिया गया, दिस अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर। नेपाल के ये जो प्राइम मिनिस्टर है इनको भी फुट एंड माउथ डिसऑर्डर है, ये बोलते वक्त ध्यान नहीं रखते हैं क्या बोल रहे हैं और इसके कारण ये बहुत ट्रबल में पड़ जाते हैं। इन्फ्लेशन रिमेन्स अबव 6% इन जून। सी, ये न्यूज़ है इन्फ्लेशन का। रिटेल इन्फ्लेशन 6.26 आई है, जो ज़्यादा है बिकॉज हमारा मैंडेट क्या है 4 + -2। जून 2021 में 6.3% आई थी मई में, तो थोड़ा कम हुआ है बट स्टिल 6.26% इज वेरी हाई। इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इट इज़ नॉट राइट। तो ये इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन देखिए, रूरल भी ज़्यादा है, अर्बन भी ज़्यादा है और कंबाइंड भी ज़्यादा है, 6.26 के अराउंड होवर कर रहा है, नॉट एट ऑल गुड।
12.7% फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन ने टच किया था। ऑयल, फैट्स, एग्स, ये सब महंगे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ज़रूरी है कि आरबीआई तो अपनी पॉलिसी करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपना काम करेगी इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए 4+-2, और आरबीआई मोस्ट प्रोबेबली यही काम करेगा कि वो मार्केट से लिक्विडिटी को क्रंच कर देगा, लिक्विडिटी खींच लेगा। तो लिक्विडिटी कम होगी तो इन्फ्लेशन अपने आप लाइन पे आ जाएगी। बट लिक्विडिटी कम करेंगे तो उससे इकोनॉमिक रीग्रोथ है, इकोनॉमिक रिकवरी है, वो भी इम्पैक्ट पड़ेगी। तो जरूरी है फिस्कल पॉलिसी भी आए। फिस्कल पॉलिसी सरकार लेके आएगी, गवर्नमेंट लेके आएगी। फिस्कल पॉलिसी एक्शन टू कूल प्राइसेस जरूरी है, कुड प्रेसिपिटेट अ फास्टर अनवाइंडिंग ऑफ आरबीआईज ग्रोथ। तो आरबीआई ने पिछले टाइम से इतना अच्छा काम किया है, आरबीआई स्पेशली एज एन इंस्टीट्यूशन, अगर गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में उसको बैक नहीं करेगी ना तो वो सारा वर्क बैक टू जीरो हो जाएगा। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हम फिस्कल पॉलिसी पे भी ध्यान दें बाय गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई वो तो कर ही रहा है अपना काम। दिस इज द मैसेज। फ्यूल प्राइसेस और फूड प्राइसेस स्काई रॉकेट हो रही है, तो इसीलिए जरूरी है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कम करवाएं। फूड प्राइसेस हाई है, इसके लिए होर्डिंग्स को रोकें, सप्लाई बेटर करें, जरूरी है फूड प्राइसेस। ये दोनों चीजें प्रायोरिटी पे वर्क करना जरूरी है। अब 15 जून को हमने ये एक बार पहले भी देखा था कि होलसेल 12.94% टच कर रही है, रिटेल 6.3। हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखे इन्फ्लेशन के। ये जो पॉइंट्स है ना आपको अगेन टिप्स में याद होने चाहिए। एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं इन्फ्लेशन के। हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात किया, लॉकडाउन की बात किया, फ्यूल प्राइसेस की बात किया, और हमने यहाँ पे नोट भी प्रिपेयर किया। प्रिपेयर अ नोट ऑन इन्फ्लेशन, इसका मीनिंग, टाइप्स, मेजरमेंट, इम्पैक्ट, एमपीसी, डिफिकल्टी, ट्रेंड और टर्मिनोलॉजीज एंड रिपोर्ट। डू दिस होमवर्क, डू दिस होमवर्क। सी, ये जो एग्जाम्स होते हैं ना ये बड़े इजी एग्जाम्स हैं, बट 95% जो स्टूडेंट होते हैं ना वो होते हैं रैबिट। ऐसे तो वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, सब आता है उनके पास सारे रिसोर्सेज भी हैं, बट काम ही नहीं करेंगे तो वो रिसोर्सेज किस काम के। आपको पता है आंसर लिखना है, दिस इज सच एन ईजी टास्क, बट आप करोगे ही नहीं तो फिर दैट्स नो बेनिफिट। ओके, उससे कोई फायदा नहीं होना है। आप सोचोगे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, फिर एक महीने की जो विंडो मिलेगी आपको, रिजल्ट तुरंत आ जाता है, फिर तुरंत मेंस भी होगा। एक महीने की विंडो में फिर आप स्क्रैम्बल करोगे कि चलो ये टेस्ट सीरीज करते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ये चीज एक दिन में इस लेवल से इस लेवल पे नहीं आएगी। ऑल्दो आप नेचुरली टैलेंटेड हो तो आप अच्छा कर भी लोगे, पर आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स तो नहीं मिल रहे हैं। सो द पॉइंट इज यू हैव टू वर्क सिस्टमैटिकली। एक्ट, एक्ट। प्लानिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्शन। एक हद तक प्लानिंग करिए, उसके बाद एक्ट, राइट इट डाउन। आप लिखोगे ना तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी राइटिंग स्पीड ठीक होगी, प्रेजेंटेशन स्किल्स ठीक होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, स्टडी में एक रूटीन आएगा, टाइम टेबल क्रिएट होगा, मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। बट अगेन यू हैव टू एक्ट। रैबिट नहीं बनना है, रैबिट बहुत स्मार्ट होता है पर वो सोता रह जाता है। सो डोंट फॉल स्लीप, ओके, एक्ट। 19 फरवरी में भी हमने देखा था, ये क्या देखा था, इन्फ्लेशन रिलीफ। ओके, देन दिस इज अबाउट 6% इन जून इन्फ्लेशन। पैनल स्टडी कर रही है ट्रायल डेटा ऑन न्यू कोविड-19 वैक्सीनेशन। ऑफिशियल्स ने कहा ये नई वैक्सीनेशन आ रही है, जाए कोव डी, 3 डोज की वैक्सीनेशन है ये फार्म जेट निडल फ्री सिस्टम के थ्रू बॉडी में एडमिनिस्टर की जाएगी। लेट अस सी, अभी इस पे बात चल रही है, 1-2 महीने में आ जाएगी तो इस पे बात करेंगे अपन। आज की डेट में अपने पास ये 3 ही वैक्सीनेशन है। एक है स्पुतनिक रशिया की, दूसरी है कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका, और थर्ड है कोवैक्सिन बाय दिस भारत बायोटेक। थाउजेंड्स ऑफ क्यूबन्स रैली अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब सी, क्यूबा बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है बिकॉज क्यूबा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास। यूएसए चैंपियन है कैपिटलिज्म का और क्यूबा चैंपियन रहा है सोशलिज्म का। तो नॉर्थ इंडिया में यूएसए के पास एक सोशलिस्ट कंट्री है। दिस इज अ बिग बिग स्ट्रैटेजिकली एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है। तो दैट इज वाई क्यूबा को ट्रेडिशनली यूएसएसआर सपोर्ट करता रहा। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हुआ बट फिर वो डिसॉल्व हो गया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। क्यूबा भी बहुत पुराने टाइम पे अभी भी अटका हुआ नजर आता है। क्यूबा में अगर आप यहाँ की वीडियोस देखो ना, फोटोग्राफ्स देखो, तो ऐसा लगता है समय थम गया है।
आज से 20 साल 25 साल पुराने वाली यहाँ की कार्स, बिल्डिंग्स, रहने का लाइफस्टाइल वगैरह, मतलब पुराना लगता है सब। देर इज़ वेरी 20-30 ईयर्स ओल्ड पुराना पूरा कंट्री लगता है। तो क्यूबा में इनका ऑल्दो नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं इनके पास, शुगर एंड ऑल, बट क्यूबा में पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो रही है। तो दिस इज़ क्यूबा। मैप हम क्विकली देख लेते हैं। ये फ्लोरिडा स्टेट है, फ्लोरिडा स्टेट ऑफ यूएसए। दिस इज़ मियामी। ये स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है। इसके नीचे ये जो आइलैंड दिख रहा है, दिस इज़ क्यूबा। ओके, दिस इज़ क्यूबा। नीचे फिर कैरेबियन सी है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ बहामास है, और फिर यहाँ पे दिस हाइती, अभी असैसिनेशन देखा था प्रेसिडेंट का, हाइती यहाँ पर है। ये केमन ट्रेंच है। फिर ये है जमाइका, जहाँ से वेस्ट इंडीज आती है, कैरेबियन आइलैंड्स। सो दिस आइलैंड इज क्यूबा। तो क्यूबा में हमने पहले पढ़ा है फिडेल कैस्ट्रो की गवर्नमेंट, सोशलिज्म का राइज हुआ यहाँ पे, बट प्रॉब्लम्स आर देयर। प्रोटेस्ट अभी इरप्ट हो रहे हैं बिकॉज इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है। आफ्टर द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन बहुत ज़्यादा हुआ, बट अब वर्जन हो गया है। फॉर्मर अलाई था यूएसएसआर, वो डिसइंटीग्रेट हो गया, उसका दिस अलग अलग कंट्रीज में टुकड़े हो गए थे। देन कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, पीपल वॉइस कर रहे हैं एंगर, शॉर्टेज ऑफ बेसिक गुड्स है, कर्ब्स है सिविल लिबर्टी पे, अथॉरिटीज हैंडल नहीं कर पा रही हैं पैंडेमिक को करेक्टली। तो इस बात पे यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। Thousands of Cubans rally against government. Then this is the front page of the Hindu. अगर हम देखें ना तो हर जगह, नो मैटर वो मिडिल ईस्ट है, यूएसए है, इंडिया है, एवरीवेयर पीपल वांट बेसिक बेसिक थिंग्स। एम्प्लॉयमेंट दो, सिक्योरिटी दो, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। दीज आर प्राइमरी थिंग्स। स्टेबिलिटी इन पॉलिसी होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, गवर्नेंस होना चाहिए। ये बेसिक्स होते हैं जो नो मैटर वो कंट्री किस पार्ट ऑफ वर्ल्ड की है, किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, ऑल बेसिकली एवरीबडी वांट दीज बेसिक थिंग्स। दिस डॉग डाइज आफ्टर बीइंग शॉट विद एयर गन। एनिमल क्रुएलिटी इज रॉन्ग। ये अक्सर हम देखते हैं, डॉग्स को ऐसे ही मार देंगे, या फिर कोई स्ट्रे एनिमल है उस पर हम ऐसे ही लाठी वगैरह मार देते हैं, रॉन्ग। एलिफेंट को यहाँ पे एक बॉम्ब दे दिया था केरला में, रॉन्ग। तो ये गलत है। सेक्शन 428 में whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming और rendering useless any animal, तो इंडियन पीनल कोड जो है वो उसको वहां पे अरेस्ट कर सकता है। ये क्लियर कट लॉज में लिखा हुआ है। तो एनिमल क्रुएलिटी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करनी है। देन दिस इज बिहार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन हो रहे हैं। क्लोज थे वो 5 अप्रैल से लॉकडाउन के कारण, बट अब स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। दिस इज फेयर गेम। अब ये एक प्रॉब्लम है, पीपल फ्लाउट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एनुअल फेयर आगरा में। हम इनवाइट कर रहे हैं कोविड-19 की थर्ड वेव को। ये ड्राइव फॉर ग्रोइंग मेडिसिनल प्लांट्स एट होम है। सी, ये राजस्थान का बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। राजस्थान में जो सरकार है ना, वो घर घर औषधि स्कीम लेके आई है। इसमें क्या होगा, हर घर में वो पौधे दे रहे हैं, इस औषधि वाले पौधे दे रहे हैं। तो द पॉइंट इज, घर पे तुलसी लगाओ, गिलोय लगाओ, अश्वगंधा लगाओ, काल मेघ लगाओ, इनका कंजम्पशन करो और ओवरऑल इम्यूनिटी और हेल्थ में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट का प्लान है। अगेन दिस इज वन आइडिया। इस आइडिया को नोट इट डाउन एंड यूज इट वेन एवर यू गेट अपॉर्चुनिटी। दिस इज द ट्रिक टू स्कोर गुड मार्क्स इन जनरल स्टडीज। ओके, जनरल स्टडीज के जो भी आंसर्स लिखते हैं ना, वो अगर फ्लूइड होते हैं, रेलेवेंट होते हैं, कंटेम्प्ररी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टैटिक पार्ट आपने लिखा है बट उसमें कंटेम्प्ररी टच भी डाला है ना, तो आपको बेटर मार्क्स मिलते हैं। 11 किल्ड इन जयपुर लाइटनिंग स्ट्राइक। सी, यहाँ पे अंबर फोर्ट में गए थे और लाइटनिंग आ गई। मलेरिया त्रिपुरा में बढ़ रहा है केसेस। दिस इज रेड सैंडर्स वर्थ दिस मच करोड़ सीज्ड। ये रेड सैंडर्स है, ये ट्री है और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी काफ़ी ज़्यादा है। ये बेसिकली आंध्रा और तमिलनाडु में मिलता है। IUCN की जो लिस्ट है उसमें ये एंडेंजर्ड है। चाइना में इसकी बहुत डिमांड है। इसका बहुत अच्छा फर्नीचर बनता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में इसकी डिमांड है। तो इंडिया से बहुत ज़्यादा इसकी स्मगलिंग भी होती है। स्मगलिंग होती है नॉर्थ ईस्ट और भूटान के थ्रू। तो इस स्मगलिंग को यहाँ पे ऑफिशियल्स ने कैप्चर किया है, इसको सीज किया है 6.2 करोड़ का रेड सैंडर्स। अब ये सवाल भी प्रीलिम्स में आया था 2017-18 में।
With reference to red senders sometimes seen in the news, consider the following statements. ये एक ट्री स्पीशीज है जो पार्ट ऑफ साउथ इंडिया में है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ साउथ इंडिया. तो यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है क्या ये आंसर, इसका क्या करेक्ट होगा. फिर जो नेक्स्ट है द पावर ऑफ स्क्रूटिनी. ओके, बिफोर दैट लक्षद्वीप क्लोजर ऑफ डेयरी फॉर्म्स, हेड ऑफ ऑर्थोडॉक्स चर्च पासेस अवे. केरला में जीका वायरस की रिपोर्ट आ रही है. ये स्वदेशी इंक मेकर है. स्क्रिप्ट अ न्यू चैप्टर. सुलेखा, ये ऐसे इंक बनाते थे सुलेखा, अभी फिर से रिवाइवल हो रहा है बिकॉज फिर से जो पुराने तरीके ना लिखने के ओल्ड फैशन, एक इंक पेन भी आता है. इंक पेन निब वाला जो पेन आता है ना, जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती उसको बोला जाता है आप निब पेन से, जो पुराने निब पेन होते हैं इससे आप लिखने की प्रैक्टिस करो, आपकी राइटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट होता है. तो दिस इज निब पेन, ओल्ड फैशन वे में वापस आ रहा है. ये जो ओल्ड स्कूल है ना, ओल्ड स्कूल इज गुड स्कूल. एजुकेशन में भी आई कीप ऑन टेलिंग, आप ओल्ड स्कूल में जो किताबें होती है, एनसीईआरटी बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है, इसको बोल बोल के लिख लिख के टेबल चेयर पे बैठ के पढ़िए, लिख लिख के याद करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए. ये एनी डे आपके लिए फार फार बेटर है देन वॉचिंग हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रैंडम वीडियोज ऑन यूट्यूब. सो दिस इज द थिंग यू हैव टू डू. नाउ दिस इज अबाउट द पावर ऑफ स्क्रूटिनी. Supreme Court has struck a blow for inquisitorial powers of legislature against social media companies. See, सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्दो इस दिल्ली असेंबली के डिसीजन को अलाउ किया है, बट उस पे सवाल भी पूछे हैं कि क्या ये एक ऐसा नॉर्म नहीं बन जाना चाहिए. सी, क्या हुआ था, जैसे सोशल मीडिया कंपनी है फेसबुक, तो फेसबुक को स्टेट की जो असेंबली है, दिल्ली की स्टेट असेंबली है, एक यहाँ पे रायट टाइप सिचुएशन जो हुई थी उसके लिए फेसबुक को समन किया. अब बात ये आती है कि जो दिल्ली है वो यूनियन टेरिटोरी है, तो दिल्ली का जो लॉ है, ऑर्डर है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, यूनियन गवर्नमेंट के पास में. तो दिल्ली की जो स्टेट असेंबली है, आर्टिकल 239 ए, इसके पास इतना पावर है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक फेसबुक जैसी कंपनी को यहाँ पे बुलाए, समन करे. पहला सवाल ये था. दूसरा सवाल ये था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी बोला, फेसबुक ने भी बोला कि फेसबुक इज गवर्न बाय आईटी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सेंटर. तो क्या स्टेट की जो असेंबली है वो ऐसे समन कर सकती है इस एंटिटी को? ये दो सवाल थे. कोर्ट ने बोला कि ऑल राइट, आप दिल्ली असेंबली समन कर सकती है फेसबुक को, इस बात को कोर्ट ने अलाउ किया है. प्लस वार्निंग भी दिया है कि ये एक ट्रेंड नहीं सेट हो जाना चाहिए, ट्रांसग्रेशन कर रहे हैं स्टेट्स इन द पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ट्रांसग्रेसिंग इनटू एनी फील्ड्स रिजर्व्ड फॉर द यूनियन गवर्नमेंट. तो ऑल्दो कोर्ट ने इसको अलाउ किया है, बट ये भी एक वार्निंग दिया है कि दिस शुड नॉट स्टार्ट दिस न्यू ट्रेंड जिसमें ट्रांसग्रेशन होने लग जाए यूनियन की पावर का बाय दिस स्टेट गवर्नमेंट, द पावर ऑफ स्क्रूटिनी. Then this is tie at the top. Tie at the top. This is about Djokovic. Djokovic is in pursuit of history, not just tournament titles. Djokovic का अगर आप हिस्ट्री भी देखो ना, सर्बिया बहुत डिफिकल्ट इसका चाइल्डहुड रहा है. जिस तरीके से इसने राइज किया है, मेंटल स्ट्रेंथ को वो दिखाता है. ये जो विंबलडन है ना, अभी यूके की जो मॉब है, स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट है, इसका काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है. दे आर वेरी रूली एंड वेरी रेसिज्म बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. तो विंबलडन में भी अक्सर ये होता है कि विंबलडन की जो क्राउड होती है ना, उसके तीन फेवरेट होते हैं. पहला फेवरेट तो फेडरर होता है, दूसरा फेवरेट नडाल हो जाता है, और तीसरा फेवरेट वो होता है जो जोकोविक का ओपोनेंट होता है. सो दे नेवर सपोर्ट जोकोविक, बट स्टिल जोकोविक ने इतना अच्छा परफॉर्म किया. तो दिस टेल्स मेंटल स्ट्रेंथ. लाइफ में भी कई बार हमको बहुत क्रिटिक्स मिलते हैं, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म है, अननेसेसरी पुलिंग योर लेग्स. सो हमें उससे परेशान नहीं होना चाहिए. वी शुड फोकस ऑन अवर गोल. लर्न दिस फ्रॉम जोकोविक कि वो कितने फोकस्ड वे में उसने अपना काम किया. ही हैज कॉन्कर्ड फेडरर ऑन ग्रास एंड नडाल ऑन क्ले, स्नव्ड आउट रेबेलियंस फ्रॉम द गेम्स नेक्स्ट जनरेशन जैसे डोमिनिक थीम या फिर मेडवेडेव या फिर स्टेफेनोस सिप्सिपास या फिर अभी इटली का दिस बैर्टिनी. सबको हराया है जोकोविक ने इन दिस लास्ट 4 ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी. सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट. और वो भी उसने तब किया जब सर्कमस्टेंसेस
डिफिकल्ट थे, सपोर्ट जो मिलना चाहिए था वो डिफिकल्ट था। जैसे आई वॉज लुकिंग एट दिस वन क्वेश्चन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो जोकोविक से पूछा जाता है कि आर यू अ विलन जो फेडरर और नडाल के रिकॉर्ड्स के आफ्टर है, तो व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज दिस। कई बार ऐसे इनसेंसिटिव सवाल आते हैं, इनसेंसिटिव रिमार्क्स भी आते हैं। यू हैव टू लर्न टू इग्नोर दोज क्वेश्चंस एंड यू हैव टू लर्न टू डोंट लूज योर कंपोजर। जोकोविक ने बड़ा अच्छा सवाल का उस सवाल का बड़ा अच्छा जवाब दिया था। सो दीज थिंग्स वी यू नीड टू लर्न, बिकॉज यू नो यू आर बिकम गोइंग टू बिकम पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट में अगर आप पब्लिक लाइफ में रहेंगे तो आपको भी कई बार ऐसे सवाल आएंगे, तो आपको उनको हैंडल करना आना चाहिए। What do you understand by values and ethics? In what way is it important to be ethical along with being professionally competent? See, जो ethics है ना, हम हिंदी कंटिन्यू रखते हैं, हिंदी हमें डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है। आई ट्राई कि जो हिंदी का सेक्शन है उसको और एनरिच करें और डिफरेंट जो उसमें चीज़ें हैं और भी एथिक्स या दूसरी चीज़ें उसको भी इनकलकेट करें अपन। ओके, आई ट्राई टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। ऑलराइट। और वैल्यूज और एथिक्स ये जो चीज़ें हैं ना, हमारे जीएस के सिलेबस में ही एक सर्टेन सेक्शन है फिलोसफी का। सो वी नीड टू लर्न अबाउट दीज वैल्यूज, एथिक्स, और इससे रिलेटेड जो टॉक्स हैं, कोट्स हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। थॉट प्रोसेस, इन व्हाट वे इज इट इम्पॉर्टेंट टू बी एथिकल अलोंग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। तो अगेन आपको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट भी बनना है, मतलब एप्टीट्यूड होना चाहिए। व्हाट इज एप्टीट्यूड? प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो, आपको काम करना आता है, बट काम करना आने के साथ साथ आप में एथिक्स भी है, ह्यूमन वैल्यूज है, आप में एम्पैथी है, आप टीम वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने जूनियर्स को, अपने स्टाफ को मोटिवेट कर पा रहे हैं, डिफिकल्ट टाइम पे भी आप अपना कंपोजर लूज नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। बीइंग काम इज अ सुपर स्ट्रेंथ। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस वैल्यू सिस्टम, और व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड एथिक्स, और प्रोफेशनल और एथिकल में आप इसको कैसे कनेक्ट करते हो। ओके, लर्न दिस, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। और एथिक्स में भी आई एम टेलिंग यू, अभी आप ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लो, इन दी एंड जब एग्जाम में प्रेशर आता है, जल्दी जल्दी 20-25 सवाल लिखने हैं, वही बातें आएंगी बाहर जो आपके मन की बातें हैं। तो इसीलिए जो मन की बातें हैं ना, उनको भी राइट इन ऑर्डर रखना ज़रूरी है, वरना जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी में हम सब भूल जाते हैं, हम वही लिखते हैं जो बाय डिफॉल्ट सबकॉन्शियस माइंड में सेटल्ड होता है। सो वर्क ऑन दीज थिंग्स एवरी डे, प्रैक्टिस समथिंग। प्रायोरिटाइजिंग स्कूल रीओपनिंग ऑन द रोड टू रिकवरी। सी, चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा है एज कोविड-19 का। एविडेंस बेस्ड डिसीजन हमें ज़रूरी है, स्कूल्स ज़्यादा टाइम तक हम क्लोज नहीं रख सकते। वी नीड टू वर्क कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। स्कूल ड्रॉप आउट्स बहुत सारे बढ़ गए हैं, स्पेशली गर्ल चाइल्ड स्कूल ड्रॉप आउट्स बहुत हो गए हैं। डिजिटल डिवाइड है, डिवीज़न क्रिएट हो रहा है, मिड डे मील स्कीम्स बंद हो गई है, हेल्थ वेलबींग एक कंसर्न है, चाइल्ड मैरिज इज ऑन राइज, को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, जैसे स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, इससे ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। एक्सेस करें रिस्क फैक्टर, टीचर्स को एसेंशियल स्टाफ समझें, वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लाएं बच्चों के लिए भी, और सबसे इंपॉर्टेंट है नो वन साइज फिट्स सॉल्यूशन। ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट में और केरला के स्टेट में पैरिटी हो, वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, गुजरात की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। सो वी नीड टू डिसेंट्रलाइज बॉटम अप अप्रोच। तो जैसे दिल्ली में आज केवल 65 केसेस आए, बट नॉर्थ ईस्ट में पॉजिटिविटी बढ़ रही है बहुत, तो वी नीड अ डिसेंट्रलाइज्ड बॉटम अप अप्रोच। देन ये जो आर्टिकल है ये पॉलिटिकल है, ये है रीओपनिंग ऑन द रोड टू रिकवरी। Tracing the decline of US power, US made a major mistake in abandoning realist pragmatism and switching to liberal idealism. See, too much of idealism is not right. Too much of idealism, because the world is not an ideal place. So therefore there has to be certain pragmatism. Pragmatism मतलब practical है, realist है वो चीज़, realist pragmatism। तो यही दो चीज़ें हैं जिसने डिफरेंस क्रिएट किया चाइना और यूएसए में, स्पेशली इन पास्ट 50 ईयर्स। सी, ये जो है ये बातें लिखी है इस किताब में, अ न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसेंजर एंड राइज ऑफ चाइना। इसको एडिट किया है संजय बारू, जो प्राइम मिनिस्टर, बुक लिखा था संजय बारू, राहुल शर्मा, हार्पर कॉलिंस, अ न्यू कोल्ड वॉर।
कोल्ड वॉर क्या होता है, एक्चुअल में वो फाइट नहीं कर रहे हैं बट बाकी सारे जो सेटअप है वो फाइट को ही बता रहा है, कोल्ड वॉर है। पहली कोल्ड वॉर हुई थी 1945 के बाद यूएसए और यूएसएसआर में। तो 1971 में यूएस प्रेसिडेंशियल एडवाइजर चाइनीज प्रीमियर जाओ एन लाई, इन्होंने मीटिंग किया था 1971 में। और ये जो 1971 का जो मीटिंग था, इसने आने वाले 50 साल में वर्ल्ड इवेंट्स को बहुत ज़्यादा डिक्टेट किया है। जैसे 1971 2021 50 साल हो गए हैं इस इवेंट के। सेकंड, 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके भी 30 साल हो गए हैं। तो द पॉइंट इज, इस पूरे 2-3 डेकेड में वर्ल्ड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। जैसे माओ जेडोंग का जो चाइना था 1971 के टाइम का, तो यहाँ पे इनॉर्मस ह्यूमन पेन था। चाइना में वैसे भी ह्यूमन राइट्स अभी भी कुछ ज़्यादा मायने रखते नहीं है, उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं थे। सफरिंग हुआ थ्रू डिजास्टरस पॉलिसी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रिवॉल्यूशन ऑफ 66-76। तो ये जो टाइम था ना, वो माओ जेडोंग फिलॉसफी थी, माओ जेडोंग फिलॉसफी, फिर डेंग जियोपिंग फिलॉसफी आएगी, फिर शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन आएगी। ओके, तो ये जो टाइम था उसमें चाइना में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे एंड बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन थे एंड डिस्टर्बेंस था। दिस वाज द टाइम ऑफ केओस। यूएसए ने इस टाइम पे, बिकॉज यूएसए खुद को चैंपियन मानता है ह्यूमन राइट्स का, लिबरल वैल्यूज का, स्टिल यूएसए ने चाइना के साथ टॉक्स किए और कोऑपरेशन की बात किया। तो वो क्या था, आइडियलिज्म नहीं था, वो था रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म। बट क्या हुआ कि 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और उसके बाद यूएसए हो गया रैबिट। रैबिट मतलब यूएसए रिलैक्स्ड हो गया कि अब तो कोई चैलेंज है ही नहीं, हम डिल्यूजन ऑफ सुपीरियोरिटी में चले जाते हैं। सुपीरियोरिटी का डिल्यूजन मतलब लगता है कि हम बहुत सुपीरियर हैं, ऐसा है। यू स्टॉप पुटिंग एफर्ट्स एंड ऑल एंड देन आपका फॉल, डिक्लाइन चालू हो जाता है। तो यही चीज एग्जैक्टली यूएसए के साथ हुई। पोस्ट कोल्ड वॉर में यूएसए सिंस 1991 आप देखो सारे मिस एडवेंचर हुए हैं। इराक वॉर अननेसेसरी था, कुवैत क्राइसिस अननेसेसरी था, अफगान क्राइसिस जो हुआ वो तो कंप्लीटली अननेसेसरी था। यूएसए का इससे क्या हुआ, ह्यूज लॉसेस हुए, फेस भी लॉस हुआ और वॉर भी लॉस हुआ, रेपुटेशन भी खराब हुई, तो यूएसए का डिक्लाइन हुआ है। तो अभी भी यूएसए स्टिल इज नंबर 1 कंट्री। यूएसए को प्रैग्मेटिज्म रखना ज्यादा जरूरी है इंस्टेड ऑफ दिस आइडियलिज्म। डायलॉग ओवर डिस्कॉर्ड है और ये है इथियोपिया की पॉलिटिकल टग वॉर। इसकी मैपिंग बस हमें पता रखना है, बाकी ज़्यादा इंटरनल मैटर में हम पढ़ते नहीं है दूसरे कंट्री के। ये इथियोपिया है ना, इथियोपिया है। इथियोपिया के नॉर्थ में ये टिग्रे है। तो ऐसा मैच द फॉलोइंग कुछ आ सकता है कि टिग्रे रीजन कहाँ पर है, तो टिग्रे रीजन है ये इथियोपिया में। ये एडिस अबाबा यहाँ की कैपिटल है। ये सूडान, साउथ सूडान नॉर्थ है और दिस इज गल्फ ऑफ अडन और ये यहाँ पे जिबाउटी है। ओके, सो दिस इज इथियोपिया। तो टिग्रे रेबल कर रहे हैं, यहाँ के जो हेड है उनको उनको पीस प्राइज भी मिला है, नोबेल प्राइज, बट एक्शन जो है ना उनके वो पीस प्राइज के जायज नहीं है। इस बात पे ये भी सवाल उठ रहा था कि जब कोई लिविंग है तो लिविंग के टाइम पर ही उसे पीस प्राइज वगैरह जैसी चीजें दे देनी चाहिए या नहीं, इस बात पे सवाल उठे थे। नोबेल प्राइजेस, जैसे ओबामा को भी नोबेल प्राइज मिला और ओबामा ने अपने टेन्योर पे इतने ज़्यादा ड्रोन्स अटैक कराए हैं, मिसाइल अटैक कराए हैं इस एंटायर सीरिया वगैरह में, तो क्या वो पीस प्राइज के हकदार है, इस बात पे भी सवाल उठता है। अफगान सिचुएशन टू डोमिनेट जयशंकर सेंट्रल एशियन विजिट, बिफोर दैट नो वेयर नियर ब्रेकिंग पॉइंट, एक्सेलेंट मेंटल स्ट्रेंथ, एक्सेलेंट है जोकोविक की। देन दिस इज लाइटनिंग स्ट्राइक, फिर पेटिशनर वीक्स टाइम। तो इसीलिए एथिक्स में केवल आईक्यू सब कुछ नहीं होता है। आप ऐसे बहुत इंटेलिजेंट हो बट अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, फोकस नहीं कर पाते हो तो डिफिकल्टी है। तो यू हैव टू बी गुड इन ईक्यू एज वेल। अफगान सिचुएशन डोमिनेट करेगा। जयशंकर साहब का सेंट्रल एशिया का विजिट है। ये अफगानिस्तान एक नया हेडेक चालू हो गया है अपने लिए। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अभी पाकिस्तान और चाइनीज काउंटर पार्ट से भी मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे सिविल वॉर जैसी चीजें होगी। तालिबान का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ तो वो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज करेगा, जैसे सलमा डैम वगैरह हुआ, तो मतलब बैक टू जीरो हो जाएगी चीज़ें। लेट अस सी, ये भी अब वी डोंट नो किस डायरेक्शन में आगे बात बढ़ेगी। अफेयर मिनिस्टर अभी इसीलिए विजिट कर रहे हैं सेंट्रल एशिया का, फेस टू फेस मीटिंग हो रही है। पाकिस्तान और चाइना ये दोनों भी वरिड है, बिकॉज तालिबान पे एज सच किसी का कंट्रोल है नहीं, अभी वो पावर में नहीं है इसलिए इनकी बातें मान रहा है।
बाद में क्या होगा नोबडी नोज। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात पे बात करेगी। एससीओ में कौन है? रशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कुछ स्टेट्स हैं। टोटल 8 मेंबर्स हैं एससीओ में। देन दिस इज रिकॉर्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स टू बी डिजिटाइज। डिजिटाइज होने से क्या होता है कि वो चीज़ काइंड ऑफ लाइक अमर हो जाती है, बिकॉज पेपर जो है उसमें लॉसेस हो जाते हैं, रिकॉर्ड्स खो जाते हैं, बट डिजिटल फॉर्मेट तो फॉर एवर एग्जिस्ट करेगा। तो 75 ईयर्स है अमृत महोत्सव, तो जो फ्रीडम फाइटर के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनका काम है न्यूज़पेपर कटिंग्स एट्सेट्रा, उसको डिजिटाइज करने की बात है, रिमेंबरिंग द पास्ट। ये नए यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी जी, नेशनल आर्काइव न्यू दिल्ली में। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मीनाक्षी लेखी जी, यहाँ पे ये गए थे। देन दिस इज अबाउट पैंडमिक अपएंड्स ड्रीम्स ऑफ इंडियन मेडिकोज इन चाइना। चाइना ने बॉर्डर क्लोज कर दिया है। चौकसी गेट्स बेल, कैन रिटर्न टू एंटीगुआ। बोथ हाउसेस टू फंक्शन साइमल्टेनियसली। 323 लोकसभा, 205 राज्यसभा के मेंबर हैं जिनको दोनों डोज मिल चुके हैं वैक्सीनेशन के। गो गेट वैक्सीनेशन। आईएमए बोल रहा है सेंटर को कि गार्ड्स डाउन नहीं करें, कोविड-19 का थ्रेट बना हुआ है, थर्ड वेव फिर आ सकती है। नीट होगा सितंबर 12 में 198 शहरों में। एंटीबॉडी ट्रीटमेंट अब इफेक्टिव है, कुछ दिन पहले बोल रहे थे इफेक्टिव नहीं है। पूरी रथ यात्रा अंडरवे है विदाउट डिवोटीज। ये रथ यात्रा है लॉर्ड जगन्नाथ, बट कोविड का थ्रेट है तो इसीलिए विदाउट डिवोटीज, सिंबॉलिक यहाँ पे प्रोसेशन ज्यादा हो रहा है। Then this is top US general in Afghanistan, Scott Miller, relinquishes post, यहाँ से हट गए। He says relentless violence is making political statement increasingly difficult। जो अमेरिका है ना, ये अब अपना फेस सेविंग मेजर पे भी ध्यान नहीं रख रहा है। अमेरिका बस जस्ट वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस यूएसए। पावर शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, तो दिस इज कॉज ऑफ वरी। Mexican president offers to send medicines and vaccines Cuba। एंड दिस इज अबाउट चाइना सेज इट ड्रोव अवे यूएस वॉरशिप। ये है वाइल्ड फायर। और ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में अभी हीट वेव भी था। यूएसए का नॉर्दर्न पार्ट, यूजुअली जैसे ये इक्वेटर है ना, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी ऊपर, तो ये टेम्परेट और कोल्ड क्लाइमेट बढ़ते हैं। तो कनाडा में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूएसए में यहाँ पर गर्मी होती ही नहीं थी, बट अब सीजन क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ गर्मी बहुत बढ़ गई है और उसके कारण फायर बहुत हो रही है यहाँ पे, वाइल्ड फायर्स। लिक्विडिटी का जो बफर था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का, वो बहुत कम हो गया है Q1 कलेक्शन में, लॉकडाउन का प्रॉब्लम है ये। देन स्लैशेस आयरन ओर प्राइसेस 200 पर टन, एनएमडीसी ने किया। बीएसएनएल की यूनियन, फ्लिपकार्ट ने और फंडिंग ले ली है 3.6 बिलियन की डॉलर। और दिस इज आईटी और बीएफएसआई में काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही है अभी, दिस इज गुड। Tenacious Italy racks England's party paints the Euro Cup. Then this is about full focus है Olympic medal में। Who's he? He's Sai Praneeth, बैडमिंटन चैंपियन इंडिया। Then this is the Hindu, ये इंडियन एक्सप्रेस है। 60% डिस्ट्रिक्ट्स नाउ सी, हाई पॉजिटिविटी मिल रही है नॉर्थ ईस्ट में। यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के। तो आज यहाँ पे मीटिंग भी हुआ। सी, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, सब जगह पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, ज्यादा केसेस आ रहे हैं। देन दिस इज सी, रेशियल अब्यूज, हुलिगनिज्म, पुलिस प्रोब, इंग्लैंड लूज यूरो फाइनल, इट्स फैंस द प्लॉट। सी, और ये एक टाइम पे हमें बताते थे कि हम बैकवर्ड कंट्री हैं, एनिमल टाइप कंट्री हैं, एंड दे आर लाइक वेरी पॉलिश्ड एंड सोफिस्टिकेटेड पीपल, दीज इंग्लिश, नाउ दे आर डूइंग सच टाइप ऑफ थिंग। यूएसए में आपने देखा कैसे रेशियल वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो दिस इज द थिंग। देन दिस इज डोमिनिकन कोर्ट ग्रांट्स चौकसी बेल, अलाउज हिम टू गो टू एंटीगुआ, फ्लाउटिंग नॉर्म्स। रिटेल इन्फ्लेशन ईज हुआ है बट स्टिल ओवर आरबीआई मार्क, 6% के ऊपर है। सी, कल हमने देखा ना, एजुकेटिंग विमेन हेल्प्स, नीतीश कुमार, मिस्टर नीतीश कुमार, बिहार चीफ मिनिस्टर, ऑन लॉ फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। ये ही एक सॉल्यूशन है, एजुकेटिंग विमेन हेल्प। दैट इज व्हाई आई कीप ऑन सेइंग, पढ़ाई करो, एजुकेशन करोगे तो आगे के बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे। एजुकेशन करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छी नौकरी लगेगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगा आपको, और उससे आपकी लाइफ आसान होगी।
तो एजुकेटिंग विमेन हेल्प्स। लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी, पार्लियामेंट हाउस ऑन मंडे। देन दिस इज हैवी रेन ने ट्रिगर किया है, शॉक पैनिक और ग्रीफ है। नीट हेल्ड होगा 12 सितंबर को। दिस इज एडिटोरियल, फैमिली मिस प्लानिंग यूपी की पॉपुलेशन पॉलिसी। इस पे अभी ओपिनियन नहीं बनाना है, वी जस्ट हैव टू नो कि क्या पॉलिसी में कहा गया है। ग्रिट एंड ग्रेटनेस, चाइल्डहुड वॉज मार्क्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, हाउ ही मेड पीस, लर्न टू फॉरगिव इज द जोकोविक स्टोरी। लाइफ जितना हैमर कर रही है ना तो उतना ही चमकते हैं। डायमंड कैसे बनता है? प्रेशर में। हिज चाइल्डहुड वॉज मार्क्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, बट उसने राइट पाथ चूज किया एंड ही मेड हिस्ट्री। जोकोविक, सी एट वन पॉइंट इन हिज करियर जोकोविक भी इस ट्रैप में फल गिर रहा था, बट उसने फिर राइज किया, वर्क वगैरह में ध्यान दिया। दिस इज जोकोविक, एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस मेंटल स्ट्रेंथ। दिस इज डोयन ऑफ आयुर्वेदा, पीके वैरियर जी। तालिबान 2.0 है, अफगान टेस्ट है। क्वाइट सेटिस्फेक्शन मॉस्को और बीजिंग, तेहरान, रावलपिंडी में है कि यूएसए जा रहा है, बट अभी ये भी बड़े एंशियस है बिकॉज दे ऑल्सो डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है। लेसन्स अगेंस्ट प्रेजुडाइस है, नॉट बाय मार्केट अलोन, कोऑपरेटिव्स। ये एक नया राज्य का डिमांड है, कोंगू नाडू। दिस इज क्यूबा, सिंबॉलिक एंड टू वॉर है यूएसए का अफगानिस्तान में। और ये बात है, फ्लिपकार्ट ने 3.6 बिलियन का एक फिर से नया रेज किया लोन। इंडिया इंक लूजन्स पर्स स्ट्रिंग्स फॉर सेल्स एंड आईटी फंक्शंस, रिटेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। अब आगे बढ़ते हैं, ये हिंदी आर्टिकल है। हिंदी आर्टिकल में अभी एक न्यूज़ आया था कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो ऐसे सीड बॉम्ब्स डाल रहा है, सीड बॉम्ब्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सो दैट ये जो बॉम्ब्स हैं इसमें सीड्स होते हैं और ये ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि ये सीड्स सर्वाइव करेंगे, मतलब पेड़ पौधे ऐसे बनेंगे। तो एक काइंड ऑफ एक बैरियर बन जाएगा, एनिमल्स जो आते हैं, एलिफेंट वगैरह आते हैं, ह्यूमन एनक्रोचमेंट से एक शील्ड बन जाएगा। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सीड बॉम्ब्स प्रिपेयर कर रहा है। हाल ही में एलिफेंट से रिलेटेड एक और न्यूज था, छत्तीसगढ़ सरकार ने लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र को इसका एरिया कम कर दिया था। इस बात पे थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हो रही है। लेमरू हाथी रिजर्व इन छत्तीसगढ़। हाथी क्या है? की स्टोन प्रजाति है। जैसे आर्क होता है ना, आर्क, आर्क में ये जो स्टोन होता है वो की स्टोन होता है। अगर ये स्टोन हट जाएगा तो पूरा आर्क गिर जाएगा। ऐसे ही की स्टोन प्रजाति है एलिफेंट। एलिफेंट जंगल में है तो जंगल सरवाइव करेगा, एलिफेंट नहीं है तो पूरा जंगल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एलिफेंट, टाइगर, ये की स्टोन स्पीशीज है। हाथी में एक तो अफ्रीकन होते हैं और जो एशियाटिक होते हैं उसमें भारतीय, सुमात्रा और श्रीलंका के हाथी हैं। महाद्वीप पर जो शेष बचे हाथी हैं इसमें भारतीय हाथी सबसे ज्यादा है। इसीलिए इन्हें वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 शेड्यूल 1 में है। टाइगर भी शेड्यूल 1 में है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड है और साइट्स की लिस्ट में ये अगेन शेड्यूल 1 में है, परिशिष्ट परिशिष्ट 1 में। इनके लिए इंडिया ने काफ़ी एफर्ट्स भी किए हैं। अभी एक पोर्टल लॉन्च हुआ था, सुरक्षा, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। गज यात्रा एक अभियान है, 2017 में वर्ल्ड एलिफेंट डे पे हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 से। और ये जो सीड बॉम्ब्स हैं जो अभी देखा, ये भी ओडिशा में यूज हो रहे हैं। एक माइक होता है, माइक मतलब मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। तो सीओपी की जो मीटिंग हुई थी 2003 में, साउथ एशिया में मॉनिटरिंग की बात थी इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट का। तो एलिफेंट बहुत इंटेलिजेंट एनिमल होता है, एलिफेंट बहुत सोशल एनिमल होता है, इनका सोशल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। वी नीड टू स्टॉप दिस मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज इससे मैन का भी लॉस है और एलिफेंट का भी लॉस है। ये सीसेट है, आसान सवाल है। टोटल प्रॉफिट एक्स है, चैरिटी 0.5x हो गया, तो बचा कितना? 0.95x। ये 0.05 होगा, 0.05x है, 5% है ना, 5/100 0.05, तो बचा 0.95x। अब ए का शेयर इसमें से आप निकालोगे, 3/5, 3:2 था, मतलब 3 अपॉन इसका टोटल 5, 3/5, दैट इज 855 गिवन है, तो x आ गया 1500। ये भी आसान है, नंबर x है, आइडियल रिजल्ट 5/3x होना था, बट उसने मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, तो इनकरेक्ट रिजल्ट आया 3/5। डिफरेंस निकाल लेते हैं। परसेंटेज हमेशा करेक्ट चीज पे आता है, आइडियल पे आता है, बेस पे आता है, कॉस्ट प्राइस पे आता है। तो एरर परसेंट कितना हुआ?
डिफरेंस अपॉन 5/3x इंटू 100% 64%। CP 100 है, SP x है, तो प्रॉफिट कितना हुआ x माइनस 100। सेलिंग प्राइस ज्यादा है 100 से, नया सेलिंग प्राइस 2x हो गया, तो प्रॉफिट कितना होगा 2x माइनस 100। तो गिवन है 3 टाइम्स ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट इज इक्वल टू 2x माइनस 100, तो x हो गया 200। अगेन परसेंटेज किस पे आएगा, x मतलब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस दैट इज 100 इंटू 100%, तो वो होगा 100%। ओके, देन दिस इज x, ये आ गया, x आ गया, सेलिंग प्राइस था, तो प्रॉफिट हो गया होगा 200 माइनस 100 100, तो दिस इज 100 अपॉन 100 इंटू 100%। देन आज की सवाल है, फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है, ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, आंसर। देन सेलिंग 45 लेमन फॉर ₹40, मैन ने लूज किया 20%, हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर 24 टू गेन 20% इन द ट्रांजेक्शन, इजी वन, फाइंड आंसर। द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट हो रही है 10% एवरी ईयर में, परचेज किया था 3 साल पहले, प्रेजेंट वैल्यू इतना है, तो परचेज प्राइस कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, नेगेटिव डेप्रिशिएशन, आंसर। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये सी सेट सॉल्यूशन है। आज हमने जाना हाथी के बारे में, ये नीट है, अफगानिस्तान है, ये है इथियोपिया एंड टिग्रे, यूएसए का डिक्लाइन, एजुकेशन, वैल्यूज और एथिक्स से क्या समझते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मेंस का GS4। देन रेड सैंडर्स है, पावर ऑफ स्क्रूटिनी है, ये है क्यूबा, ये है इन्फ्लेशन, और दिस इज अबाउट geography behind different types of rainfall. So this is 13th of July 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.